ठीक है। तो पिछले वीडियो जो हम एक डाले थे कम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हम लोग सीखे थे कि हम लोगों को क्यों कम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत पड़ा, और बतलाए थे कि अंडर रूट -1 जब रहे, रूट के अंदर माइनस रहे, तो यहाँ से ही कम्प्लेक्स नंबर आया। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया। तो अंडर रूट -1 को हम कितना बोल रहे थे? आयोटा बोल रहे थे, आई बोल रहे थे। ठीक है। तो बतला दिए कि रूट के अंदर जब निगेटिव वैल्यू आ रहा था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब डी निगेटिव बन रहा था, डी क्या बन रहा था? निगेटिव बन रहा था। ठीक है। डी जब निगेटिव बन रहा था तो डी क्या था? डी था b² - 4ac। ठीक है। तो अंडर रूट डी ले रहे थे, यानी कि अंडर रूट b² - 4ac ले रहे थे। तो एक इक्वेशन लिए थे ना, जो रूट में अंदर -3 अंडर रूट -3 आ रहा था, तो वहाँ से हम लोग निकाले थे। तो जब भी रूट में माइनस आ रहा था, पिछले वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है। कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव बनेगा, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगा, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आया कि हम बताए थे कि अगर अंडर रूट -1 रहे, अंडर रूट -1 रहे, तो अंडर रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब अंडर रूट -1 रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को? ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जेड। तो जेड इज इक्वल टू, अगर रहे a + आयोटा b के फॉर्म में रहे, a + आयोटा b के फॉर्म में रहे कोई नंबर, ठीक है ना, कि अगर a + आयोटा b के फॉर्म में कोई नंबर रहे, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। और ये जो जेड होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा, वो किस फॉर्म में रहेगा? a + आयोटा b के फॉर्म में रहेगा। a क्या है? तो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हालांकि a और b रियल नंबर ही है, लेकिन a को बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। क्यों? क्योंकि a में आयोटा नहीं है। तो a में आयोटा नहीं है, इसलिए हम लोग a को क्या बोलते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a + आयोटा b, तो a जो है इसमें वो रियल पार्ट है। रियल पार्ट किसका? कम्प्लेक्स नंबर का। जो दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर ये वाला, इसका जो a है वो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो गया a। और ये जो b है, b क्या होता है? b होता है इमेजिनरी पार्ट। b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो a को अगर कोई z इज इक्वल टू a + आयोटा b के फॉर्म में कोई वैल्यू रहे, तो z इज इक्वल टू a + आयोटा b रहेगा, तो यही है क्या? ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर हमको किस फॉर्म में मिलेगा? a + आयोटा b के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। तो a को बोल रहे हैं हम रियल पार्ट, और b को बोल रहे हैं हम क्या? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयोटा के साथ b लगा हुआ है। तो आयोटा के साथ है b, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर के साथ लगा हुआ है, आयोटा के साथ लगा हुआ है, तो b को बोलते हैं दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और a को क्या बोलते हैं कि दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है। ठीक है ना। एक नंबर है, मान लेते हैं कोई जेड एक कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो जेड इज इक्वल टू है मेरे पास 0 + 3 आयोटा। कितना है? 0 + 3 आयोटा है। 0 + 3 आयोटा है। ठीक है। तो हम पूछे कि इसमें रियल पार्ट जो है वो क्या है? जैसे कम्प्लेक्स नंबर यहाँ क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है
0+3 i, क्योंकि बतलाए थे a+b के फॉर्म में रहेगा। तो क्या ये a+b के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है a+b के फॉर्म में, ठीक है ना, यही इसी फॉर्म में तो है, इसी फॉर्म में तो है z = a+i b। ठीक है, तो a क्या है? a का वैल्यू यहाँ 0 है। अगर कंपेयर करें हम इससे तो a+i b से तो a का वैल्यू यहाँ पर 0 है और b का वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है ना, b का वैल्यू 3 है, तो यानी कि a+i b के फॉर्म में है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है तो यहाँ से अगर हम पूछें आपसे कि जो रियल पार्ट हो है कम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम लिखते हैं मतलब REZ, मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। ये जो जेड है कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ इसमें? तो 0। रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ इसमें? 0। हम पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। तो क्या है इमेजिनरी पार्ट? जो आयोटा के बगल में है, यानी कि 3। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3 है यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए z मेरे पास क्या है? z है मेरे पास 0+8 i, 0+8 i है, कम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि किस फॉर्म में है ये? z = a+i b के फॉर्म में है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, z = a+i b के फॉर्म में, क्योंकि a है कितना? 0 और b कितना है? 8 है। ठीक है, तो a+i b के फॉर्म में है। तो यहाँ से पूछे हम कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z = 0+8 i, इसमें रियल पार्ट क्या है कम्प्लेक्स नंबर का? यहाँ पर अच्छा इसको मान लीजिए z1, क्योंकि z ऊपर ले लिए थे, तो ये कोई z1 कोई कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो रियल पार्ट यहाँ पर z1 का, इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? तो 0। a जो है उसी को रियल पार्ट बोल रहे थे, तो 0 है। हम पूछे अब इमेजिनरी पार्ट बतलाइए इस कम्प्लेक्स नंबर का, z1 कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बतलाइए। तो आयोटा के बगल में कौन है? 8, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 8। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और भी एग्जांपल देखते हैं इस पर, ठीक है ना। एक हम देखते हैं, एक कोई कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए कि कोई एक z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर लिए। ठीक है ना, कितना कम्प्लेक्स नंबर हम लिए? एक z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर लिए, और मान लीजिए कि ये भी है जो a+i b के फॉर्म में है, मतलब इसको मान लीजिए, अच्छा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होगा और +4 i होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो एक z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर मान लिए 3 + 4 i के फॉर्म में, तो ये भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किस फॉर्म में है? a+i b के फॉर्म में है, तो a+i b के फॉर्म में रहेगा तो उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हुआ। अब देखिए, तो यहाँ पर हम पूछे कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है मेरा 3 + 4 i, इसमें रियल पार्ट क्या है? z2 कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? ऐसे लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखाता है। तो क्या है? 3 है। हम पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है इस z2 कम्प्लेक्स नंबर का, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 है। ठीक है, जो आयोटा के बगल में है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z3, और z3 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 - i दिया हुआ है, 1 - i, यानी कि इस फॉर्म में है, z = a+i b के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो यानी कि z3 1 - i है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + -1 × i, क्योंकि आयोटा के बगल में कुछ नहीं है, तो आयोटा के बगल में यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, कुछ नहीं हो तो। ठीक है, तो -1 लिख दिए इंटू आयोटा लिख दिए। ठीक है, तब ना -1 × आयोटा माइनस आयोटा देगा ऊपर वाला। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ठीक है ना, 1 - i। तो हम पूछे कि इसका इमेजिनरी पार्ट बतलाइए इस कम्प्लेक्स नंबर z3 का, तो आप बोलिएगा कि जो आयोटा के बगल में है वो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब -1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ -1 लगाएंगे, क्योंकि बीच में प्लस होता है, तो माइनस तो b के साथ जाएगा ना, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया -1। हम पूछे रियल पार्ट बतलाइए इस z3 कम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो
दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट समझने में, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन आएगा तो उधर से हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। और देखिए, तो ये समझ गए हम लोग। अब देखिएगा, अगर यहाँ से ना कुछ चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लिए अगर कोई दे रखा होगा आपको, एक एग्जांपल में कोई बोल देगा कि मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि z इज इक्वल टू 2 है। कितना है? z इज इक्वल टू 2 है या 1 है। पूछेगा इसका इमेजिनरी पार्ट बतलाइए। तो z इज इक्वल टू 2 है तो इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमको लिखना है, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है इसको, z इज इक्वल टू 2 को। तो z इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 के जगह पे 2, ठीक है ना। ठीक है, 2 था ऊपर में तो ऊपर में 2 लिख दिए। अच्छा, आई वाला टर्म गायब है तो यहाँ पर क्या प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं हम? लिख सकते ना है, क्योंकि यहाँ आयोटा वाला टर्म नहीं था, सिर्फ 2 था। तो 2 के बगल में हम क्या प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, तब ना 0 आयोटा तो 0 बन जाएगा, तो फिर 2 रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 2 हो गया। हम पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो आयोटा तो था ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि आयोटा के बगल में 0 होगा, तब ना 0 इंटू आयोटा 0 बनाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ यहाँ? 0, जो आयोटा के बगल में है, ठीक है। या फिर एक और देखिए, अगर कोई बोला कि कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सिर्फ आयोटा दिया हुआ है, तो कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमको लिखना है किसको? इसको a प्लस आयोटा के b के फॉर्म में, क्योंकि रियल रिप्रेजेंटेशन तो ही है, रियल फॉर्म तो ही है a प्लस आयोटा b। तो z इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? a गायब है इसमें, आयोटा तो है लेकिन a वाला टर्म गायब है, तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस आयोटा आयोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हुआ इस कम्प्लेक्स नंबर का? तो रियल पार्ट 0 हुआ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दिए। और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? तो आई के बगल में जो है वो इमेजिनरी पार्ट, तो आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ इस कम्प्लेक्स नंबर का? तो इमेजिनरी पार्ट हुआ 1, ठीक है ना। तो यानी कि अब पहचान लीजिएगा कैसे होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्लियर होगा और भी बहुत सारा चीज़, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बताए थे कि -1, ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा। -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना होगा? आयोटा। -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना होगा? आयोटा होगा, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट कुछ याद रखिएगा कि पहला है कि -1 अंडर रूट में होगा तो इसका वैल्यू होता है आयोटा। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, -1 का अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आएगा? तो देखिएगा, -1 का अंडर रूट इंटू -1 का अंडर रूट कितना आएगा? तो देखिएगा, -1 क्या होता है? -1 होता है यहाँ आयोटा, तो -1 का अंडर रूट आयोटा लिख दिए, इंटू बीच में था तो बीच में इंटू दे दिए। यहाँ पर -1 का अंडर रूट है तो इसके जगह पर भी आयोटा लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, -1 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट कितना आएगा? यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो -1 ही ना रहेगा। तो अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 क्या बनेगा? -1, ठीक। तो अंडर रूट -1 होता है आयोटा और अंडर रूट -1 होता है आयोटा, ठीक है। तो ये कितना आया? -1 आया इधर, ठीक। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हुआ? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया, ठीक है। तो एक ये वाला रिजल्ट कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए तीसरा रिजल्ट, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या आया? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब देखिए इस एक काम करते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? -1 है। तो अब क्या करते हैं ना कि आयोटा स्क्वायर में इधर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा से, तो इधर भी कर दिए, ठीक। तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा क्यू, तो आयोटा क्यू लिख दिए, और इधर -1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब कितने के बराबर होगा? -आयोटा के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए चौथा रिजल्ट,
अब मेरे पास क्या था, मेरे पास आयोटा क्यू बराबर कितना है, माइनस आयोटा है। तो एक काम करते हैं, आयोटा क्यूब इधर है तो इधर भी आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इधर किए हैं तो इधर भी हमको आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी कर दिए। तो आयोटा क्यू इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा 4। और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। इधर -1 था तो -1 दे दिए। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या था, ऊपर में निकाले थे ना हम, आयोटा स्क्वायर क्या था, आयोटा स्क्वायर यहाँ -1 आया था ना, आयोटा स्क्वायर -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर -1 रख दे, माइनस तो पहले से था तो माइनस आ गया। और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 था। तो -1 इंटू -1 क्या देगा, 1, यानी कि आयोटा 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 4 रिजल्ट मेरा निकल कर आ गया यहाँ से। 4 रिजल्ट क्या आया कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1, -1 को आयोटा लिखेंगे, √-1 को। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है ना। और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस आयोटा। और आयोटा 4 का कितना वैल्यू आएगा, 1, ठीक है ना। आयोटा 4 का 1, मतलब 4 वैल्यू याद रखना है, इसी में पूरा ना कम्प्लेक्स नंबर टिका हुआ है, ठीक है। तो आयोटा क्यूब, आयोटा का कितना होता है वैल्यू, √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आयोटा क्यूब का कितना वैल्यू होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का कितना वैल्यू होता है, 1 + 1, ठीक है। यानी कि आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 1, ठीक है ना।